हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की जो क्रांति हुई थी, जो रिवोल्यूशन आया था, उससे जो रोज़ाना की जो ज़िंदगी थी इंसान की, फ्रांस के जो लोगों की थी, फ्रेंच पीपल्स, कैसे वो चेंज हुई, उसमें क्या परिवर्तन आया वहाँ पे, ये आज हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स people wear, the language they speak or the books they read? क्या ऐसा हो सकता है कि राजनीति की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से लोगों का पहनावा चेंज हो जाए, उनकी बोलचाल की जो लैंग्वेज है वो बदल जाए, आपस में बात करने का तरीका बदल जाए, उनकी जो बुक्स पढ़ने की या रीडिंग करने की जो हैबिट है वो चेंज हो जाए? ऐसा कुछ हो सकता है, पर काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ा था 1789 के बाद। 1789 के बाद के जो ईयर्स थे उसमें फ्रांस ये के जो मेल मेंबर थे, जो फीमेल मेंबर्स थे, जो बच्चे थे, उनकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ था। The year following 1789 in France saw many such changes in life of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideal of liberty and equality into everyday practice. वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कई कानून बनाए, कई लॉ पास किए वहाँ पे, और जो लिबर्टी और इक्विटी, स्वतंत्रता और समानता, इनके जो आइडल चीज़ें थी रोज़ाना के जो जीवन में आपको अपनानी चाहिए, जो आपको सम्मान करना चाहिए, वो इंसानों को सिखाने की कोशिश की, वो रोज़ाना की ज़िंदगी में डेली लाइफ के अंदर उनके अंदर लाने की कोशिश की, एवरीडे लाइफ के अंदर। जैसे आपको दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो इसको स्ट्रिक्टली जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा कि आप उसको सम्मान कीजिए, आपको बड़ों को विश करना चाहिए, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को, और करवाया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब आपकी आदत के अंदर वो चीज़ें आ जाएगी, आज हमारे जैसे कंट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें आदत है, हमने चिप्स ली, रैपर फाड़ा, चिप्स खाई और फेंक दिया, हमारी हैबिट में नहीं है। हमने ये देखते आ गए, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया, हमारे टीचर्स ने ऐसा किया, हमारे और लोगों ने ऐसा किया, तो हम उसको देखते देखते हमारी क्या हैबिट होगी, हम भी वैसा कर देते हैं। अगर इस हैबिट को चेंज करना है, अगर हमको गंदगी को साफ़ करना है, हमको साफ़ सफाई सिखानी है हमारे बच्चों को, तो हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमें जितने भी बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्ट्रिक्टली बच्चों से ये काम करवाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कहे कि बेटा ऐसा नहीं फेंकना है, इसको उठाओ और डस्टबिन जो है उसमें डालिए। अब सारे लोग अगर इस तरह से व्यवहार करने लगेंगे तो हमारा आधा सफाई जो है, आधी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो कंट्री हमारी साफ़ हो जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा कि ये कैसे होगा, इसके लिए बार बार कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे हमारे यहाँ आदत है, खांसी आई, सड़क पर कोई थूक के चला जाता है, कोई पान की पीक थूक जाता है, कोई पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग कर रहा है ना, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। कानून तो हमारे यहाँ भी बने हैं कि पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन कितने लोग मानते हैं? बस में, बस स्टैंड पे बीड़ी पीते हुए, ट्रेन के अंदर आपको बहुत नज़र आ जाएंगी। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई काम किए जाते हैं तो बहुत से आइडल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। समझ में आई? तो ये चीज़ें हैं कि कैसे एक पॉलिटिक्स या राजनीति या एक इच्छा शक्ति जो राजा की है, वो अगर सुधारना चाहे लोगों में तो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उनकी डेली लाइफ में परिवर्तन ला सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। One important law that came into the force soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. इसी तरीका का एक जो महत्वपूर्ण कानून हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट लॉ जो है, वो क्या था? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप की खात्मा करना, उसकी समाप्ति। ये क्या था? 1789 से पहले जो ओल्ड रेजिम था,
उसके अंदर क्या होता था कि कोई भी अगर आप बुक लिख रहे हो, कोई न्यूज़पेपर लिख रहे हो, कोई प्ले कर रहे हैं, उसी को पब्लिश करना है किसी चीज़ को, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप कोई किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी राजा की, वहाँ के किंग की, या उसके जो सेंसर करने वाले ऑफिसर्स थे उनकी। दैट इज़ अ सेंसरशिप, कि ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, ऐसा तो नहीं है इसमें जो गवर्नमेंट या राजा की बदनामी कर रहा हो या उसके खिलाफ कोई बात कर रहा हो या भड़का रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्ले नहीं कर सकते आप, ऐसा कोई आप न्यूज़पेपर नहीं बना सकते, ऐसी कोई बात न्यूज़पेपर में लिख तो नहीं रहे, ऐसी कोई प्रिंट में मीडिया के अंदर किताब तो नहीं छाप रहे आप। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, पहले जो मोनार्की सिस्टम था उसके अंदर उनके पास अप्रूव करना पड़ता था उसको, और इसी को सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, तो द ओल्ड रिजीम ऑल रिटर्न material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of king. जो ऑफिसर्स थे राजा के, उनके द्वारा पास करने के बाद, अप्रूव करने के बाद वो पब्लिश किया जाता था। अब क्या हुआ, हमने जैसा डिक्लेरेशन पढ़ा था, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. डिक्लेरेशन के अंदर जब हमने बात की थी तो हमारे अधिकार के अंदर, हमारे राइट्स के अंदर हमने इंक्लूड किया था कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो उसकी सही तरीके से क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी कोई बुरी बात है तो हम उसको बोल सकते हैं एज ए उसका पब्लिक व्यू। पर्सनली अटैक नहीं करना इसमें, वो पब्लिकली अगर कोई गलत काम कर रहा है, जो उसके डिसीज़न गलत हैं राजा के, तो हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये राइट हमें उस डिक्लेरेशन में दिया गया था। तो सेंसरशिप यहाँ ख़त्म हो गई। अब इसके जो परिणाम आए, जो हम कह सकते हैं, वो क्या आए थे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the town of the France from where they traveled rapidly into the countryside. अब जब ये राइट हमें मिल गया तो न्यूज़पेपर्स के अंदर, पैम्पलेट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, पिक्चर्स के रूप में प्रिंटेड मटेरियल जो थी वो तेज़ी से फ्रांस में और उसके आसपास के जितने भी गांव थे पूरी कंट्री के अंदर फैलना स्टार्ट हो गए। दे ऑल डिक्लेयर एंड डिस्कस द इवेंट, द चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और वो उन सभी घटनाओं की, उन सभी इवेंट्स की, उन सभी चीज़ों की बात करने लगे, उन चेंजेस की बात करने लगे, उन परिवर्तनों की बात करने लगे जो उस समय फ्रांस में घट रही थी, लगातार हो रही थी। उन फ्रेंड्स उस चीज़ों के बारे में बताने लगे लोगों को, और इस तरह से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हुआ। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। और ये जो प्रेस की फ्रीडम मिली थी, आज़ादी जो मिली थी, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर जो उसके विरोधी विचार हैं, एक दूसरे के विरोध में, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, मेरे सामने वाला उससे डिसएग्री कर रहा है, तो दोनों लोग अपने अपने विचार बता सकते थे, प्रिंट मीडिया में लिख सकते थे कि मैं क्यों एग्री कर रहा हूँ और वो क्यों मुझसे एग्री नहीं है, हम दोनों आपस में अपनी बात कह सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रिंट के इवेंट थे वो होना स्टार्ट हुए। फ्रेंच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print. That means क्या हुआ कि प्रिंट का यूज़ करके, लिख के, छपवा के, पैम्पलेट करके, न्यूज़पेपर में दे के, मैगज़ीन में दे के, एक पक्ष जो है या एक साइड जो है वो अपना जो भी उसको बात कहनी है वो उसको आर्ग्यू करना है, उसको एविडेंस देना है, कुछ भी कैसे भी तर्क करके, आर्ग्यू करके, उसको बुला के उसको समझाता है कि उसको एग्री करने की कोशिश करता है कि जो सामने वाला मेरा अपोजिट है वो भी मेरे साथ आ जाए। इन चीज़ों से हम उसको समझा सकें, उसको बता सकें।
इसके अलावा क्या था, प्लीज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कुछ जगह गाँव में जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, नाटक करना स्टार्ट कर दिया, प्लेज करना स्टार्ट कर दिया, सॉन्ग्स ऐसे बनाए, कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या होता कि वो गांव के लोग जो है वो इन चीज़ों से समझें, इन चीज़ों को जाने, उन घटनाओं को जाने जो फ्रांस में हो रही थी, अपनी फ्रीडम के बारे में जाने, अपने जस्टिस के बारे में जाने, अपनी चीज़ों को जाने, अपनी इक्वलिटी के बारे में जाने, अपने राइट्स के बारे में जाने, वो सब उनको बताने लगे। एंड दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। और ये जो तरीका था जो प्ले करने का, जो गाने गा के या जो मेले में जाके, ठीक है, उसके अंदर गांव के लोगों को कोई नाटक दिखा दिया, कर दिया, ये ज़्यादा अच्छा तरीका था कि जो गांव की पब्लिक थी, जो अनपढ़ लोग थे वहाँ के, उनसे जुड़ सके वो, और वो लोग इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्सा बन सके। क्योंकि जो बुक्स पढ़ना था तो कुछ जो एजुकेटेड लोग थे उनके लिए ही संभव था, सभी लोग इस तरह से बुक नहीं पढ़ सकते थे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी वो उनके कानून की बातें में, नई चीज़ों में, ये उनके डेली लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो इस तरह से इनकी डेली लाइफ चेंज हुई। ये पिक्चर्स को आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, अदरवाइज कल अपने बात करेंगे। और एक पिक्चर ये भी है, इसको भी आप थोड़ा सा देखना। और लास्ट अपना कंक्लूज़न है, यानी कि कल हमारा नेक्स्ट ये चैप्टर वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।